हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को पीछे की सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके पहले हमने गुप्त साम्राज्य को पढ़ा और गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको हमने डिस्कस किया और वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने आपको बताए हैं कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो गुप्त साम्राज्य जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक नया साम्राज्य शुरू करने वाले हैं या एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं गुप्तों के पतन के बाद, यानी कि गुप्तोत्तर काल, या आप कह सकते हैं कि जैसे आपने मौर्य काल पढ़ा था उसी तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आपने मौर्योत्तर काल पढ़ा था, जहाँ पर आपने देखा था कि छोटी छोटी बहुत सारी शक्तियों का उद्भव हो गया था और आगे चल करके फिर गुप्त साम्राज्य का उदय होता है और उन सारी छोटी छोटी शक्तियों को ख़त्म करके गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। अब आप देख रहे हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है इसका भी पतन हो गया है, तो अब फिर से छोटी छोटी जो शक्तियां हैं वो फिर से उभरेंगी और इन्हीं छोटी छोटी शक्तियों को हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में यानी कि हमारे देश में उभरी थी या शासन करना शुरू की थी। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के जो महत्वपूर्ण वंश हैं इन्हें हम देखेंगे। खास करके इसमें आप देखेंगे जो दक्षिण में है वहाँ पे आप देखेंगे कि पल्लवों का और चालुक्यों का एक बड़ा साम्राज्य है और उत्तर के क्षेत्रों में हम देखेंगे कि वर्धन वंश का एक बड़ा साम्राज्य है और इस समय हूणों के आक्रमण का जो प्रॉब्लम है वो भी बना हुआ है, यानी कि जो हूण आक्रमण था आपको पता है कि ये गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हुआ था और उस समय जो उस हूणों के शासक थे वो खुशनमाज थे जिनको स्कंदगुप्त ने हराया था। और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने अभिलेख जूनागढ़ और स्कंद जो जूनागढ़ का अभिलेख है और जो भीतरी अभिलेख है उसमें किया है, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। इन हूणों का आक्रमण इसके बाद भी बरकरार है, यानी कि गुप्तोत्तर काल में भी हूण आक्रमण जो है जारी है, तो हम उनको भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है थोड़ा बच्चों को, क्योंकि जब छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य होते हैं तो उन्हें आपस में कोरिलेट करना और कोरिलेट करके पढ़ना थोड़ा जो है टफ लगता है, मुश्किल लगता है कि कैसे उन्हें आपस में कोरिलेट किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो आज की क्लास के बाद से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आप उसको कोरिलेट भी कर लेंगे और आसानी से उसको याद भी कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। और आज की जो क्लास है आपकी ये गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक विस्तार से शुरू कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत भारतीय राजनीति की जो मुख्य विशेषता थी विकेंद्रीकरण, यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो साम्राज्य है वो जब समाप्त हो जाता है तो जो शक्तियां हैं वो विकेंद्रीकृत हो जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश का उदय होता है और इन राजवंशों के हाथों में जो शक्तियां हैं वो केंद्रित हो जाती हैं, जिससे कहा जाता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया था। तो ये आगे है। एवं क्षेत्रीयता की भावना का विकास इस समय उत्तर भारत में वर्धन वंश तथा दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव जैसी शक्तियों का उद्भव हुआ, लेकिन इन्हें अखिल भारतीय नहीं माना जा सकता। यानी कि गुप्तों के पतन के बाद आप देखेंगे उत्तर भारत में वर्धन वंश ने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया और दक्षिण भारत में जो चालुक्य हैं और जो पल्लव हैं इन्होंने बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियाँ थीं जिनके अंदर क्षेत्रीयता की भावना थी, यानी कि वो बस अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अच्छी भावनाएं रखते थे, दूसरे क्षेत्रीय राजाओं के या राज्यों के प्रति उनकी जो भावनाएं थी या जो सोच थी बिल्कुल विदेशियों जैसी थी। जैसे आज हम सोचते हैं कि हमारा देश है और बगल में पड़ोसी जो है पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर में चाइना है, जिनसे हमें खतरा है या जिनसे हमारा कम बनता है। कुछ इसी तरह की भावना उस समय हमारे देश के अंदर ही एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति हुआ करता था। क्षेत्रीय भावनाएं, सिर्फ उन्हें लगता था कि हमारे राजा सबसे अच्छे हैं, हमारा राज्य सबसे अच्छा है, हमारे यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं और पड़ोसी राजाओं के प्रति जो है उतनी अच्छी सोच या व्यवहार नहीं हुआ करता था। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी बल्कि क्षेत्रीयता की भावना से लोग परिपूर्ण थे। इसीलिए इन साम्राज्यों को अखिल भारतीय नहीं कहा गया। अखिल मीन्स होता है राष्ट्रीय, यानी कि पूरे राष्ट्र के
प्रति जो हो उसको राष्ट्रीय कहते हैं या अखिल कहते हैं। तो ऐसा कोई साम्राज्य उस समय नहीं हुआ कि जो पूरे भारत पर अधिकार करके उसे एक साम्राज्य के अंतर्गत लेकर आए, जैसा कि गुप्तों ने और मौर्यों ने करने का प्रयास किया था। यहाँ के जो शासक हैं इन्होंने पूरे भारत पर अधिकार ये करने में असफल है। या उत्तर के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वर्धन वंश का शासन हो जाता है, और मध्य के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो चालुक्यों का शासन हो जाता है, और नीचे के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो पल्लवों का शासन हो जाता है। लेकिन पूरे भारत पर किसी का एकाधिकार नहीं हो पाता है। तो इसी क्रम में देखेंगे बच्चों कि उस समय कौन कौन से राजवंश हैं जो कि भारत में पाए गए हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि ये तो क्षेत्रीय शक्तियाँ, इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी शक्तियाँ थी। जैसे कन्नौज में मौखरी वंश था, मगध एवं मालवा में उत्तर गुप्त शासक शासन कर रहे थे, बंगाल में गौड़ शासन या गौड़ वंश शासन कर रहा था, सौराष्ट्र में या गुजरात में मैत्रक वंश शासन कर रहा था, कामरूप असम में अलग राजवंश था, उड़ीसा में अलग राजवंश था, कश्मीर में अलग राजवंश था। तो इस तरह आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बड़ी शक्तियाँ हैं, वर्धन, चालुक्य और पल्लव। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मालवा में गुप्त और जो है मगध में गुप्त, उत्तर गुप्त शासक हैं, मौखरी वंश है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गौड़ वंश है, कश्मीर में अलग वंश है, जो आपका असम जिसे उस समय कामरूप कहा जाता था वहाँ पर अलग वंश है, उड़ीसा में अलग वंश शासन कर रहा है। तो पूरे भारत का जो आप देखेंगे क्षेत्रीय विस्तार है वो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक वर्ग शासन कर रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आगे हम देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण है जिनको हमें पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं मौखरी वंश को। ये जो मौखरी वंश है ये वर्तमान का जो इलाहाबाद का आसपास का क्षेत्र है, गंगा यमुना द्वाब का इलाहाबाद के पास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कन्नौज नगरी हुआ करती थी, आज भी है कन्नौज शहर, जहाँ का इत्र बहुत फेमस है। या वहाँ का जो उत्पाद है आप देखेंगे यूपी में जो हर ज़िले से एक उत्पाद लिया जाता है, तो जो कन्नौज है वहाँ से इत्र को लिया गया है और इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे प्राचीन काल में जो है महोदया नगर के भी नाम से जाना जाता था, या महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था मौखरी वंश का जो क्षेत्र था, यानी कि कन्नौज का क्षेत्र। संस्थापक मुखर था जो प्रारंभ में गुप्तों का सामंत हुआ करता था, यानी कि ये पहले गुप्तों के सामंत थे, लेकिन जैसे उस साम्राज्य का पतन हुआ इन्होंने एक अलग से साम्राज्य की स्थापना कर दी। इनका नाम मुखर था और अपने नाम के ही जो है स्वरूप में इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम है मौखरी वंश। आगे है मौखरी वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक ईशान वर्मा था। इम्पोर्टेंट है बच्चों, प्रथम जो प्रसिद्ध शासक है वो ईशान वर्मा है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सर्ववर्मन ये दूसरे राजा हैं, उसका उत्तराधिकारी था, और नालंदा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, यानी कि नालंदा अभिलेख है उसी से पता चलता है कि ईशान वर्मा सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं और उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो सर्ववर्मा हैं। आगे है ग्रह वर्मा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। ये अंतिम मौखरी शासक थे और जिनका विवाह पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में ये ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि जो राजा थे वो कौन थे। तो ये ईशान वर्मा जो राजा हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजा हैं, उनके जो पुत्र हैं वो सर्ववर्मन हैं। और जो लास्ट महत्वपूर्ण शासक हैं मौखरी वंश के, ये आप देखेंगे ग्रह वर्मा हैं, और इन्हीं से जो पुष्यभूति वंश के लोग हैं उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्र का नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन था और पुत्री का नाम राज्यश्री था। उन्होंने अपनी पुत्री राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के आप देखेंगे ईशान वर्मा के जो पुत्र हैं या जो पौत्र हैं इनका नाम है ग्रह वर्मा, इनसे किया था। और ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, यानी कि एक बहुत ही अच्छे या बड़े साम्राज्य में या समृद्धशाली साम्राज्य में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था राज्यश्री का। और ये जो है इन्हीं की हत्या जो है आप देखेंगे कि गौड़ नरेश शशांक और उत्तर गुप्त नरेश जो है देवगुप्त, इन्होंने कर दी थी। देवगुप्त और शशांक, ये एग्जाम में आया है कि किसने हत्या किया था ग्रह वर्मा का, तो शशांक ने और देवगुप्त ने किया था। शशांक गौड़ नरेश हैं, गौड़ वंश जो है ये बंगाल में हुआ करता था, और जो देवगुप्त हैं ये मालवा और मगध पर शासन करते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो शशांक है इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये बौद्ध मतानुयायी हैं
और ये शिव मतानुयायी हैं या शैव मतानुयायी हैं और ये बौद्धों से बहुत नफरत करते हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने बौद्ध वृक्ष को ही कटवा दिया था, यानी कि जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने उस वृक्ष को ही कटवा दिया था और बहुत सारे स्तूपों को इन्होंने तुड़वाया था, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर इन्होंने हमले करवाए थे, क्योंकि ये बिल्कुल चिढ़ते थे बौद्ध धर्म से और ये खुद शैव धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने ही जो है एक तरीके से कहेंगे अपना माइंड लगाया था या कूटनीति के द्वारा रामगुप्त को अपने साथ मिला करके जो है इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और हमला करने के बाद इन्हें मरवा देते हैं ग्रहवर्मा को। तो इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रहवर्मा है ये कन्नौज के राजा हैं और इन्हीं को शशांक ने और देवगुप्त ने मिलकर के मार दिया था और इन्हीं की पत्नी राजश्री थी जो वर्धन वंश की आप देखेंगे जो है पुत्री हैं। तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो राजश्री हैं, इनके भाई जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, ये इस बात का बदला लेने के लिए देवगुप्त के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसे हरा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि जो ग्रहवर्मा है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हें मार दिया जाता है शशांक और देवगुप्त के द्वारा। तो जो राज्यवर्धन है, वर्धन वंश के शासक, ये अपनी बहन के पति का मृत्यु का बदला लेने के लिए, हत्या की बदला लेने के लिए आक्रमण करते हैं और जो देवगुप्त हैं इनकी भी हत्या कर देते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। इसी समय जो शशांक हैं वो देवगुप्त को जो राज्यवर्धन है उनको अपने दरबार में बुलाते हैं और दरबार में बुलाने के बाद उनका छल के द्वारा या कूटनीति के द्वारा या धोखे से हत्या कर देते हैं। तो राज्यवर्धन भी जो है मार दिए जाते हैं। यानी कि जो वर्धन वंश है ये काफ़ी जो है समृद्धशाली राजवंश था और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह या राजश्री का विवाह एक समृद्धशाली राजवंश में किया था जो मौखरी वंश था, जो कि कन्नौज में था। लेकिन इन वंशों के ऊपर एक तरीके से देखेंगे परेशानियां आ गई हैं या मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि आप देखेंगे जो प्रभाकर वर्धन है इनकी मृत्यु हो जाती है और जो नियम था उसके अनुसार जो बड़े भाई थे या जो बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन, ये शासक बनते हैं और शासन संभालने के कुछ ही टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन के जो पति हैं ग्रहवर्मा, उनकी हत्या कर दी गई है और इसका बदला लेने के लिए वो कन्नौज आते हैं और कन्नौज में उनकी भी हत्या कर दी जाती है। यानी कि जब वो देवगुप्त को मारते हैं उसके बाद उनकी भी हत्या जो शशांक है वो कर देते हैं। ऐसे में जो हर्षवर्धन है उनके लिए बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अभी उनकी उम्र बहुत कम थी, 16 साल की उम्र थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपने बहन के पति को खो दिया था और दूसरी तरफ उनकी बहन को भी शशांक ने बंदी बना करके जेल में डाल दिया था। ऐसे में जो हर्षवर्धन है इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि वो कैसे अपने साम्राज्य को सुरक्षित करें प्लस अपनी बहन के साम्राज्य को बचाएं। इसके अलावा उन लोगों से अपने भाइयों के और अपने जो उनकी बहन है उनके पति की हत्या का बदला लें और अपनी बहन को उनसे छुड़ाएं। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो आ गई हैं हर्ष के सामने, तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो वर्धन वंश है। इस वंश के पूर्ण स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रभाकर वर्धन थे, यानी कि इसकी स्थापना पहले भी हो चुकी थी, लेकिन जो इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र किए थे वो प्रभाकर वर्धन थे, यानी कि हर्ष के पिता थे। इसने ही प्रथम बार परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, यानी कि इस वंश में सबसे पहले महाराजा धीराज और परम भट्टारक की जो उपाधि लेने वाले व्यक्ति हैं वो प्रभाकर वर्धन हैं। आगे है हर्षचरित ने भी इन्हीं की तरह बड़ी बड़ी उपाधियां ली थी और वो भी बताएंगे आपको। इसके अलावा इन्होंने एक और भी देखेंगे कि लिया है उपाधि, इसको कहते हैं हूण हरिण केसरी। यानी कि ये जो हैं प्रभाकर वर्धन, इन्होंने परम भट्टारक, महाराजा धीराज और हूण हरिण केसरी की उपाधि ली थी। हूण हरिण केसरी मीन्स कि हूणों को समाप्त करने वाला या हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला ये कौन थे, तो प्रभाकर वर्धन ने भी हूणों से युद्ध किया था, इसीलिए उन्होंने ये उपाधि ली थी। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो हर्ष हैं या हर्षवर्धन हैं और इन्होंने भी बहुत सारी उपाधियाँ ली थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्तर, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्होंने उपाधियाँ ली थी बच्चों। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिया गया था।
ये उपाधियाँ राजा क्यों लेते थे? तो अपने आप को महान दिखाने के लिए, सर्वोच्च दिखाने के लिए, पावरफुल, शक्तिशाली दिखाने के लिए और जनता की नज़रों में अपने आप को उच्च स्थान दिलाने के लिए, भगवान के समतुल्य बनाने के लिए ये लोग इस तरह की उपाधियाँ लिया करते थे, ताकि जो जनता है, जो लोग हैं, वो राजा के प्रति सम्मान व्यक्त करें, राजा को भगवान के तुल्य माने। तो इसी तरह की ये लोग भारी भरकम उपाधियाँ लिया करते थे। कभी कभी विजयों के उपलक्ष्य में उपाधियाँ ली जाती थी, जिस तरह का लोग विजय करते थे उसी तरह के लोग उपाधियाँ लिया करते थे। तो हम यहाँ पे दो वंश देखे हैं। हमने देखा पहला जो है वो मौखरी वंश, जो कि कन्नौज के पास है, और वहाँ के शासकों को देखा, जो कि मेन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा वंश हम देख रहे हैं वर्धन वंश। इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र, 1 पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन, छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम राज्यश्री है। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा से हुआ था या राजकुमार से हुआ था, जो कि आगे चल के विधवा हो गई हैं। और उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन की जो है वो मृत्यु हो चुकी है या हत्या कर दी गई है। और जो हर्ष हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हर्ष अब क्या करेंगे, उन्हीं को आगे पढ़ेंगे हम लोग। हर्ष के राज्यारोहण तथा विजयों के स्रोत कौन कौन से हैं? जो हर्ष के राज्यारोहण का यानी कि उनके राजा बनने का और उनके विजयों को बताते हैं, तो पहला है वाणभट्ट का हर्षचरित और ह्वेनसांग के विवरण, मधुबन का ताम्रलेख, भट्टौरा से प्राप्त ताम्रलेख, आर्य मंजूश्री का मूलकल्प, बांसखेड़ा और नालंदा एवं सोनीपत के अभिलेख। इतने सारे जो साक्ष्य हैं, जो कि क्या है उस समय के जो हर्षवर्धन के शासन का, आर्थिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, सांस्कृतिक स्थिति का बृहद वर्णन करते हैं या हमें साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, जहाँ से हम उनके शासन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बांसखेड़ा और नालंदा, सोनीपत अभिलेख, ये हर्ष के शासनकाल के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे ह्वेनसांग आए थे। इनके बारे में मैंने इसके पहले भी आपको बहुत डिटेल में बताया था, एक बार और बता दे रहे हैं। ये जो ह्वेनसांग है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी CU की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और ये जो है यात्रा विवरण है इनका, यानी कि चीन से लेकर के भारत आने और भारत से वापस जाने तक का जो उनका यात्रा है उसका उन्होंने उसमें विवरण दिया है। और इससे भी हमें भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं बच्चों। और ये जो है ये चाइना के हैं, यानी कि आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म है इसका विकास इंडिया में हुआ और हमारे देश से ये दुनिया के बाकी क्षेत्रों में भी फैला। खास करके अशोक के शासनकाल में काफ़ी विस्तार हुआ इसका। और ये जो ह्वेनसांग हैं ये चाहते थे कि ये जाएं वहाँ जहाँ से बौद्ध धर्म जो है फैला है, क्योंकि उसके सारे ग्रंथ, उसके सारे स्मारक, वो सारी चीज़ें भारत में थी और उससे जुड़े हुए जो विद्वान थे वो सारे भी भारत में थे। तो वो जो है ह्वेनसांग आना चाहते थे भारत और यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करना चाहते थे, जानकारी को इकट्ठा करना चाहते थे। लेकिन जो चीन का राजा है उसने जो है भारत आने के लिए रोक लगा रखा था। और वो जो है क्या करते, तो उन्होंने राजा को बिना बताए चोरी छिपे ही चीन से स्थल मार्ग से भारत में आने का निर्णय लिया और वो भारत में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो किसके शासनकाल में आए थे, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और जब वो भारत में आए तो नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो उस समय आचार्य थे शीलभद्र। जब ये नालंदा में अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय उस समय विश्व का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और वहाँ पे हर कोई अध्ययन करने नहीं जा सकता था, यानी कि उसमें प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते थे, यानी कि पहले मौखिक एग्ज़ाम देने होते थे और उस परीक्षा में जो पास होता था वही जाकर के विद्यालय में एंट्री पाता था। और ये एग्ज़ाम कौन लिया करता था, ये परीक्षा जो द्वारपाल होते थे वो लेते थे। और उस समय के बहुत सारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि जो द्वारपाल होता था वो 10 लोगों में से सिर्फ 3 ही लोगों को एंट्री देता था, यानी कि मोस्टली लोग उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते थे, तो काफ़ी टफ हुआ करता था। तो ये ह्वेनसांग हैं और ये आते हैं बिना बताए भारत में और यहाँ पे स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद वापस जाते हैं। और इस पुस्तक में CUK में वो अपनी यात्रा विवरण का उल्लेख करते हैं। भारत से जब वो वापस जा रहे थे तो यहाँ से बहुत सारे पांडुलिपियाँ वो अपने साथ लेकर के जाते हैं। इसके अलावा भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और उनके जो उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ें हैं उन सबको भी ये ले करके वापस चाइना जा रहे थे।
जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में थी और इसको उन्होंने कई घोड़ों पर रख करके जो है वो ले जा रहे थे। रास्ते में एक झील जो है पार करने के दरमियान जो अभिलेख थे उसमें से आप देखेंगे एक नाव जो था वो पलट जाता है और बहुत सारे अभिलेख जो है वो नष्ट हो जाते हैं। बाकी जो बचे हुए अभिलेख थे उसको लेकर के वो चाइना जाते हैं और उसको संग्रह करते हैं, यानी कि लिखते हैं, और उनका जो विवरण है उसमें हमें इन सारी चीज़ों का नॉलेज या ज्ञान मिलता है। तो वो स्थल मार्ग से ही आए थे और स्थल मार्ग से ही चाइना लौट गए थे। और जब वो चाइना लौटे तो जो चीन का राजा था उसने उनका भव्य स्वागत किया या बहुत प्रसन्न हुआ और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। और जो ह्वेनसांग है इन्होंने बहुत ज़्यादा क्षेत्रों का यात्रा किया था। ये भारत में कश्मीर भी गए थे, हर्षवर्धन के दरबार में भी गए और ये दक्षिण में आप देखेंगे पल्लवों के साम्राज्य तक इन्होंने अपना यात्रा किया था। यात्रा के दरमियान इन्होंने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के लोगों के खान पान, रहन सहन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों का बहुत ही विस्तृत या जीवंत विवरण इन्होंने दिया है। तो ह्वेनसांग काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि हर्ष के शासनकाल में आए हुए हैं। आगे है बच्चों, ये थी जो है उस समय के स्रोत जिससे हमें हर्ष के राज्यारोहण और विजय का जानकारी मिलता है। हर्षकालीन कुछ साहित्य हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, खास करके आप देखेंगे हर्ष के 3 नाटक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। नागानंद, इसमें जो आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून या बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है नागानंद में। दूसरा है प्रियदर्शिका, इसमें उदयन के अंतःपुर तथा प्रणय कथा का वर्णन है। ये उदयन जो राजा थे, आपको पता है कि मगध के शासक थे, इनके अंतःपुर और प्रणय कथा का वर्णन है प्रियदर्शिका में। और जो रत्नावली है इनकी तीसरी पुस्तक या नाटक, इसमें उदयन और वासवदत्ता जो उनकी पत्नी है इनकी परिचारिका यानी कि नौकरानी या जो उनकी सेविका थी नागनिका, उसके जो है प्रणय कथा का वर्णन है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये तीनों जो नाटक हैं ये माना जाता है कि हर्ष ने लिखा है, लेकिन इसके बारे में ऐसा भी सुनने में आता है कि इनके दरबार में राइटर था और उसने ये सारी चीज़ें लिखी थी और इन्होंने उसको पैसे दे करके अपने नाम करवा लिया था। लेकिन आपको पढ़ना यही है कि इसे हर्ष ने लिखा था, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछेगा कि कौन सी रचनाएं हैं जो हर्ष ने लिखी हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों हर्ष की रचनाएँ हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नेक्स्ट जो इनके दरबारी कवि हैं ये वाण भट्ट हैं और वाण भट्ट ने भी कुछ रचनाएं की हैं जो एग्जाम में आते हैं। हर्षचरित है, कादम्बरी है और चंडी शतक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ये आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए। आगे है हर्षवर्धन का धर्म, यानी कि जो हर्षवर्धन थे वो कौन से धर्म को मानते थे, तो ये शैव धर्मानुयायी थे, यानी कि ये शैव धर्म को मानते थे। लेकिन जब इनके दरबार में ह्वेनसांग आते हैं और ह्वेनसांग जो थे ये बौद्ध धर्म के आप देखेंगे विद्वान थे या बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करने आए थे, तो उनसे प्रभावित होकर के ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का जो है एक तरीके से कहेंगे कि अनुयायी बन जाते हैं या महायान शाखा को संरक्षण देने लगते हैं। तो बाद में ये बौद्धिस्ट हो जाते हैं, पहले ये शैव थे। लेकिन वर्धन वंश के जितने शासक हैं ये अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, ये भी अपने आप में विचित्र बात है। इनके पिता जो हैं ये सूर्य पूजा किया करते थे, इनके जो बड़े भाई थे ये आप देखेंगे ये अलग, यानी कि पहले से बौद्ध थे, और जो हर्ष थे ये शैव थे, बाद में चल के ये भी बौद्ध हो जाते हैं। तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे इनकी पूरी फैमिली, और ये खुद पहले शैव थे और बाद में बौद्ध हो जाते हैं। आगे है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है की हैं जो एग्ज़ाम में आता है। ये जो है धर्म सभाएँ बुलाया करते थे, कन्नौज सभा और प्रयाग सभा, ये 2 जगह सभाएं बुलाते थे, कन्नौज में एक प्रयाग में। तो इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछता है एग्ज़ाम में, तो ये प्लेस ज़रूर पूछता है। तो ये दोनों जगह थे जहाँ पे सभाएं बुलाते थे। जो कन्नौज सभा हुई थी यह 23 दिनों तक चली थी और इसमें बुद्ध की सोने की एक प्रतिमा बनाई गई थी और बौद्ध धर्म का एक पक्षीय प्रचार प्रसार किया गया था, यानी कि बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ था। इस सभा का अध्यक्ष ह्वेनसांग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कन्नौज सभा का जो अध्यक्ष था वो ह्वेनसांग था और इसी सभा में हर्ष पर जानलेवा हमला भी हुआ था। यानी कि इसी सभा में जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो लोग हर्ष को मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर्ष यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला भी होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर ही इन्होंने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये प्रयाग सभा है
और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक सभा का आयोजन करता था, यानी कि हर 5 वर्ष में या 5 वर्ष के अंतराल पर ये प्रयागराज में एक सभा का आयोजन करते थे और इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ह्वेनसांग भी उपस्थित थे छठे समारोह में। और माना जाता है कि यहाँ पे जो हर्ष हैं ये अपना सब कुछ दान कर देते थे, यहाँ तक कि वो कपड़े भी दूसरे से मांग करके पहनते थे। इतना ज़्यादा इन्हें जो है यहाँ पे दान कर दिया करते थे, या इतना ज़्यादा ये दानी थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। इसके अलावा इनके पिता सूर्य की पूजा करते थे। इनके जो बड़े भाई थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे और ये खुद शैव को मानते थे, बाद में बौद्धिस्ट हो गए। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और इसलिए आपको हर एक पॉइंट्स को बहुत जो है केयरफुली देखना है, याद करना है और बार बार रिविज़न करना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे एक और वंश है जो कि मालवा का यशोवर्मन वंश है। बहुत छोटा वंश है, बहुत ज़्यादा शासनकाल नहीं है और यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये छोटा सा राजवंश है जो उस समय ये भी था। मालवा के यशोवर्मन शासक ने गुप्तों की शक्ति को हूणों की तरह ही हानि पहुंचाई थी, यानी कि ये भी गुप्तों के आप देखेंगे विरोधी हैं या शत्रु हैं मालवा के यशोवर्मन वंश, और इन्होंने भी हूणों की तरह ही गुप्तों को नुकसान पहुंचाया था। इस वंश का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में मिलता है। मंदसौर अभिलेख आप जानते हैं कुमार गुप्त का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस समय इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है कि मंदसौर जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है, तो ये कुमार गुप्त से संबंधित है। और इसमें जो है उल्लेख मिलता है कि जो मालवा के यशोवर्मन वंश हैं इन्होंने किस तरह से नुकसान पहुंचाया था गुप्तों को। आगे हैं, इसमें वर्णन है कि मालवा के शासक यशोवर्मन का उदय जो है प्रभा मंडल में उल्का के समान हुआ था, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो यशोवर्मन है इनका उदय बहुत अचानक से हुआ था, जैसे आकाश में हमें अचानक से उल्का पिंड दिखाई दे जाता है। कुछ इसी तरह से इन्होंने अपने एक साम्राज्य की स्थापना कर ली थी जो कि बहुत अचानक से हुआ था और इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वो यशोवर्मन ही था, इसीलिए इस वंश का नाम ही यशोवर्मन पड़ गया था। आगे है एक और वंश वल्लभी का मैत्रक वंश। ये जो वल्लभी है ये गुजरात में पड़ता है और गुजरात में उस समय मैत्रक वंश का शासन था। और ये जो मैत्रक वंश का शासन है ये गुजरात में स्थापित था और इसके जो संस्थापक हैं ये भट्टार्क थे, यानी कि मैत्रक वंश के जो संस्थापक हैं ये भट्टार्क हैं। और इस वंश के शासक शैव मतानुयायी थे, यानी कि जो मैत्रक वंश के शासक हैं ये शिव की उपासना करते थे। और इस वंश का जो प्रमुख शासक था ये ध्रुवसेन था। ध्यान देंगे, मैत्रक वंश का शासक जो था महत्वपूर्ण शासक वो ध्रुवसेन था। हर्ष का समकालीन था, यानी कि यही हर्ष के समकालीन है ध्रुवसेन। और यहाँ पे एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी था वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं भारत में जिसमें से महत्वपूर्ण है एक वल्लभी विश्वविद्यालय। और इसके जो आचार्य थे ये स्थिरमति थे। आपने देखा था नालंदा के जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे जब ह्वेनसांग आए थे, और यहाँ के जो आचार्य हैं वो स्थिरमति थे जो कि वल्लभी विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। आगे है हूणों का इतिहास। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में हमारे यहाँ 3-4 विदेशियों ने आक्रमण किया था। हिंदी यूनानियों ने, दूसरे जो आक्रमणकारी थे वो शक थे, तीसरे जो थे वो पहलो या पार्थियन थे, चौथे जो थे वो कुषाण थे, और जो एक लास्ट बच गया था जो हुंगनू था या जिसको हूण कहा गया, इन लोगों ने ही यूचियों को भगाया था और यूचियों ने शकों को भगाया था। लास्ट में जो हुंगनू है या हूण है ये भी आक्रमण करता है गुप्त काल में और ये गुप्तोत्तर काल में भी पाया जाता है। वही हुंगनू है जिसे हूण कहा गया और इनका जो निवास स्थान है ये मध्य एशिया से लेकर के चीन में पाया जाता था। ये काफ़ी खूंखार बर्बर जनजातियाँ हुआ करती थी। बर्बर मीन्स क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सभ्यता संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी कि जिसके ना खाने का कोई ढंग है, ना कपड़े पहनने का कोई तरीका है, ना उसके रहने का कोई ठिकाना है, ना तो वो सामाजिक जीवन जीता है। उसे बस खाना और घूमना पसंद हो या उसे मार काट बहुत ज़्यादा पसंद हो या उसके जीवन का कोई आधार ही ना हो, वो बस ऐसे घूमता रहे और किसी को भी मार दे, कुछ भी खा ले, कैसे भी रह ले, इसी को कहते हैं बर्बर। यानी कि जिसके अंदर सभ्यता और संस्कृति नहीं होती उसे बर्बर कहते हैं। और जो हूण हैं इनके अंदर बर्बरता है, ये घूम घूम करके लोगों को मारते पीटते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उनको लूट पाट करते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं ये।
और मोस्टली जितने भी मध्य एशियाई जो आक्रमणकारी हैं वो शुरुआत में बर्बर ही थे। आगे चल करके धीरे धीरे वो जब बसते हैं तो थोड़ी सी सभ्यता उनके अंदर आती है। तो ये मध्य एशिया के खानाबदोश यानी कि जो घूमते रहते हैं, जिनका कोई अस्थायी जीवन नहीं होता, बर्बर जातियाँ यानी कि जो सभ्य नहीं होते, ऐसे लोग थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण की। इनकी 2 शाखाएं आई थी भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए, जिसमें से जो पूर्वी शाखा है उसने भारत पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण जो है सबसे पहले स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हुणों का प्रथम आक्रमण किस राज्य के शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के, और किस राजवंश में हुआ था, तो गुप्त राजवंश में। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा इसी समय आप देखेंगे इसके जो नेता थे खुशनवाज थे, यानी कि जब पहला हुण आक्रमण हुआ तो जो राजा था वो खुशनवाज था, जो हार गया था स्कंदगुप्त से। दूसरा जो महत्वपूर्ण राजा था वो तोरमाड़ था, यानी कि दूसरा जो आक्रमण हुआ वो तोरमाड़ के द्वारा किया गया था। पहला जो है वो खुशनवाज थे और दूसरे जो राजा हैं तोरमाड़ हैं। और हुणों का जो अंतिम महत्वपूर्ण राजा या शक्तिशाली राजा था वो मिहिरकुल था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये 3 महत्वपूर्ण हुण राजा हैं। पहले हैं खुशनवाज, दूसरे हैं तोरमाड़ और तीसरे जो होंगे वो मिहिरकुल होंगे। और ये तीसरे सबसे शक्तिशाली राजा हैं हुणों के। और ये लोग काफ़ी लंबे टाइम तक भारत के अलग अलग हिस्सों में या पश्चिमोत्तर क्षेत्रों की तरफ से आक्रमण करते रहते हैं। और इस बात की जो जानकारी है वो हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। और ये जो दोनों अभिलेख किसके हैं, स्कंदगुप्त के हैं। ध्यान देंगे बच्चों, ये जूनागढ़ में गिरनार अभिलेख है वो शकों का है, लेकिन ये जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है और जूनागढ़ अभिलेख है ये आप देखेंगे स्कंदगुप्त का है, जहाँ से हुणों के आक्रमण का पता चलता है। और हुण कौन है, ये मध्य एशिया या चाइना के खानाबदोश और बर्बर जनजातियाँ हैं, जिनको मैंने बताया भी था कि इनको हुंगनू के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई बच्चों। अब इसी को मैं बाय मैप आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बहुत ही केयरफुली देखिएगा कि इसको अगर आप जो है अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से जो है दिमाग में रख पाएंगे, एग्ज़ाम में जा कर के इसको सॉल्व कर पाएंगे या लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में ये चीज़ें रहेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप बनाया है। मैप के थ्रू मैं इन्हीं सारी चीज़ों को समझाऊंगी जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो चलिए बच्चों, हम मैप के द्वारा भी इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है थानेश्वर या वर्धन वंश, यानी कि ये वंश जो है ये वर्धन साम्राज्य है। और यहाँ पे जो संस्थापक हैं प्रभाकर वर्धन हैं और उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन, यानी कि संस्थापक प्रभाकर वर्धन और जो बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे ये हैं आप देखेंगे राज्यवर्धन और जो इनके छोटे बेटे हैं यानी कि छोटा जो लड़का है वो है हर्षवर्धन और जो पुत्री हैं आप देखेंगे राज्यश्री जो है ये इनकी पुत्री हैं। ये इनके 3 बच्चे हैं। तो जो राज्यश्री हैं इन्हीं का जो विवाह है ये वर्धन वंश के शासकों ने मौखरी राजवंश के गृहवर्मा से कर दिया था। और ये जो मौखरी राजवंश है ये आप देख रहे हैं कन्नौज में है, जो कि एक समृद्धशाली क्षेत्र है। चूँकि ये नदियों के पास है या द्वाब में है तो यहाँ पे हर साल उपजाऊ मिट्टी आती है तो उत्पादन अच्छा होता है। और उत्पादन अच्छा होगा तो राजकोष में धन ज़्यादा आएगा और राजकोष में धन ज़्यादा आएगा तो साम्राज्य समृद्धशाली होगा, यानी कि राजा के पास सैनिक भी होंगे, उसके पास हथियार भी होगा, दुर्ग भी होगा और साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली या समृद्ध होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर इनकम होगा अच्छा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो अपने आप सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो ये काफ़ी समृद्धशाली शासन था। और कन्नौज आप देखेंगे कि ये हमेशा से लोगों की नज़र में रहता था कि कन्नौज पर अधिकार किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ आप ज़मीन वाला क्षेत्र है। एक कन्नौज और दूसरा आप देखेंगे मगध, ये काफ़ी उपजाऊ वाले क्षेत्र थे। ये गंगा और सोन नदी के संगम पर था और ये गंगा और यमुना के द्वाब का जो मध्य वाला द्वाब है यहाँ पे इसका जो है उदय हुआ था। तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो कि राजश्री थी गृहवर्मा से कर दिया था। और ये दोनों राजवंश काफ़ी शक्तिशाली और समृद्धशाली थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे ये गौड़ नरेश का जो है साम्राज्य है और गौड़ नरेश जो है उस समय वो शशांक हैं। इन्होंने जो है दिमाग लगाया और बहुत ही कूटनीतिक चाल के द्वारा इन्होंने दोस्ती कर लिया रामगुप्त से, जो कि मालवा के नरेश हैं। मालवा और मगध पर इनका शासन है और ये उत्तर गुप्त शासक हैं। ये जो शशांक हैं इनसे दोस्ती करके दोनों लोग मिल करके आक्रमण कर देते हैं
गृहवर्मा के ऊपर और इनकी जो है हत्या हो जाती है, यानी कि ये मर जाते हैं, इन्हें मार दिया जाता है। और जो शशांक है इनकी पत्नी जो राजश्री थी इनको कैद कर लेते हैं, बंदी गृह में डाल देते हैं। ये बात जब पता चलता है राज्यवर्धन को, तो जो राज्यवर्धन है वो, चूँकि इसके पहले जो प्रभाकर वर्धन है इनकी मृत्यु हो चुकी थी और यहाँ के सिंहासन पर यानी कि वर्धन वंश का जो राजा बना था उनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन बना था। राज्यवर्धन को जब ये बात पता चलती है कि उनकी बहन राजश्री जो है उनके पति गृहवर्मा की हत्या कर दी गई है रामगुप्त के द्वारा, और उनके पीछे जो दिमाग था वो शशांक का था और सपोर्ट भी था, तो ये इसके बदला लेने के लिए यानी कि राज्यवर्धन आते हैं बदला लेने और रामगुप्त के ऊपर आक्रमण करते हैं और रामगुप्त को आक्रमण करने के बाद इसे मार देते हैं, यानी कि ये मर जाते हैं। और इनके मरने के बाद जो शशांक हैं ये राज्यवर्धन से बात करने की बात करते हैं और बुलाते हैं अपने दरबार में, कहते हैं कि आप आइए और हमें आपसे कुछ बात करनी है। जब ये दरबार में जाते हैं तो जो शशांक हैं ये धोखे से इनकी भी हत्या कर देते हैं, यानी कि ये भी मार दिए जाते हैं। यानी कि जो शशांक इन्होंने बड़े जो है दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद इन्होंने गृहवर्मा को भी मरवा दिया, ये राजवंश खाली हो गया। इन्होंने मालवा नरेश रामगुप्त को इनके द्वारा मरवा दिया, ये राजवंश भी खाली हो गया और एट लास्ट खुद जो है इनकी हत्या कर दी। तो इतने बड़े क्षेत्र का जो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जो इनके अधीन आने वाला था, काफ़ी दिमाग लगा करके उन्होंने इन सारे लोगों को समाप्त कर दिया। लेकिन जब इस बात का पता हर्षवर्धन को चला, और हर्षवर्धन उस समय सिर्फ जो है 16 वर्ष के थे, बहुत कम उम्र थी, और उन्हें पता चलता है कि उनके भाई भी मार दिए गए हैं, बहन के पति तो पहले ही मार दिए गए थे, बहन जो है वो शशांक के कब्जे में है। तो वो यहाँ पे सिंहासन पर बैठते हैं और अपने साम्राज्य का जो आप देखेंगे अपने हाथ में लेते हैं बागडोर, और वहाँ से जो है आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इन सबसे बदला लेंगे, यानी कि खास करके शशांक से, क्योंकि यहाँ के राजा तो मारे जा चुके थे। तो यहाँ जब आगे बढ़ रहे थे तो उसी दरमियान यहाँ के जो शासक थे, इसे उस समय कामरूप कहा जाता था। एग्जाम में आया है कि कामरूप जो था प्राचीन काल में वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो असम। असम को ही प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कामरूप के राजा ने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यानी कि हर्षवर्धन से दोस्ती कर ली जब हर्षवर्धन आ रहे थे कन्नौज की तरफ, और इनकी मदद करने की बात की, और इन दोनों ने मिल करके जो है कन्नौज पर अधिकार किया। और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद ये मालवा के क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अब कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था। इन सारे क्षेत्रों पर हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है। लेकिन उसके पहले ही राजश्री जो है इस कैद से निकल करके विंध्याचल की पर्वत की तरफ चली गई थी, तो इन्हें अपनी बहन नहीं मिलती है। जब वो यहाँ पहुँचते हैं और फिर वो अपनी बहन की तलाश करने लगते हैं, उस समय एक वो थे बौद्ध भिक्षु, उनका नाम उपगुप्त था, और उपगुप्त से पता चलता है कि उनकी बहन को उन्होंने विंध्याचल की पहाड़ियों में या जंगलों में देखा है, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो बौद्ध विहारों में या ऐसे जंगलों में ही रहा करते थे। फिर ये अपनी बहन की तलाश करने की कोशिश करते हैं, इन्हें लगता पहले मुझे अपनी बहन को ढूंढना है और आगे मैं शशांक से बदला लूँगा। तो ये अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगलों में चले जाते हैं उपगुप्त की सहायता से। और एक व्यक्ति थे गौड़, इनकी मदद से जो है ये अपनी बहन को ढूंढते हैं। ये सती होने के लिए गई थी और सती होने के पहले ही ये अपनी बहन को बचा लेते हैं। बचाने के बाद वो लाते हैं और उन्हें कहते हैं अब आप कन्नौज की महारानी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे राजपाट नहीं चाहिए और आपको ही इसको संभालना होगा। वो उन्हें अपने घर यानी कि वापस ले जाना चाह रहे थे। हर्षवर्धन थानेश्वर लाना चाह रहे थे जो कि हरियाणा में है, लेकिन वो मना कर देती हैं। वो कहती हैं शादी के बाद जो लड़की का घर होता है वो उसका ससुराल होता है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और फिर यहाँ जो हर्षवर्धन है इन्हें मजबूर होकर के अपनी जो राजधानी जो थानेश्वर थी उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है कन्नौज। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया बच्चों कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ट्रांसफ़र किया था, तो कन्नौज ट्रांसफ़र किया था। यानी कि ये इतिहास में पहली बार है जब किसी राजा ने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद एक व्यक्ति जो फेमस है, आप जिनको जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, अपनी राजधानी परिवर्तन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। लेकिन उसके पहले ही एक व्यक्ति जिसने अपना राजधानी ट्रांसफ़र किया है वो हर्षवर्धन है। और जब भी इस तरह की गतिविधियां होती या निर्णय लिए जाते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होता है। उस समय भी रीज़न था और यहाँ पे भी रीज़न है, क्योंकि हर्षवर्धन को कन्नौज को देखना है और कन्नौज मिड में है और इसके आसपास जो है शत्रु हैं और एक काफ़ी समृद्धशाली जो है क्षेत्र है और इन्हें थानेश्वर को भी देखना है। तो उन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे अपनी बहन के साथ शासन करना शुरू कर देते हैं। दोनों लोग साथ साथ में सिंहासन को शेयर करते हैं या साम्राज्य को शेयर करते हैं, शासन शुरू हो जाता है। आगे चल करके ये आक्रमण करते हैं शशांक के ऊपर, और चूँकि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था और ये जानते हैं ये शैव मतानुयायी था
और ये बौद्धों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और इसने बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु को भी कटवाया था और बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब किया था। तो इसके ऊपर आक्रमण करने के बाद इसके बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार तो कर लेते हैं, लेकिन शशांक को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते। आगे ये जब इधर नहीं बढ़ पाते हैं तो इधर बढ़ते हैं और ये मौखरी वंश है गुजरात में, यानी कि ये मौखरी वंश के ऊपर भी आक्रमण करके इस साम्राज्य को मिला लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जो ये क्षेत्र है यहाँ से लेकर के असम का राजा इनका दोस्त ही बन गया था। फिर शशांक का क्षेत्र उन्होंने इतना कब्जा कर लिया, तो ये क्षेत्र जो है ये आप देखेंगे हर्षवर्धन का क्षेत्र है, काफ़ी जो है कलर्ड हो गया है। तो लेकिन आप लोग इसको ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र जो है ये हर्षवर्धन के पास आ जाता है। हर्षवर्धन आप देखेंगे ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि ये नीचे आक्रमण करके इस क्षेत्रों को भी जीतना चाहते हैं। लेकिन उस समय चालुक्य वंश का यहाँ पे शासन था और चालुक्य वंश का जो शासक था उसमें पुलकेशिन था और पुलकेशिन बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने जो हर्ष हैं इनको यहाँ पे हरा दिया, यानी कि जो नर्मदा क्षेत्र है यहाँ पर जो पुलकेशिन है इन्होंने क्या किया है, हर्ष को हरा दिया है। हर्षवर्धन यहाँ पे इनसे हार गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था, तो पुलकेशिन ने हराया था जो कि चालुक्य शासक था। एग्जाम में ये भी आया है कि किस शासक ने हर्ष को नर्मदा नदी के दक्षिण में नहीं बढ़ने दिया, तो पुलकेशिन ने नहीं बढ़ने दिया। जो पुलकेशिन है इनके राज कवि थे रविकीर्ति। रविकीर्ति जो थे ये कहते हैं कि इस युद्ध के बाद हर्ष नहीं रहा, यानी कि ये अब जो है इनका नाम हर्ष था, अब वो नाम में जो हर्ष है ये शब्द नहीं जुड़ना चाहिए। ये पुलकेशिन की जो है बड़ाई में बहुत बड़ी बड़ी जो है पंक्तियाँ लिखते हैं या प्रशस्ति लिखते हैं। तो एग्जाम में ये भी आया है कि रविकीर्ति किसके राज दरबारी थे, तो पुलकेशिन के राज दरबारी हैं रविकीर्ति, और हर्षवर्धन के जो राज दरबारी कवि हैं वो बाणभट्ट हैं। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो ये जो हर्ष है इनका साम्राज्य ऊपर के क्षेत्रों में ही है, ये नीचे नहीं जा पाए हैं क्योंकि यहाँ पे चालुक्य वंश एक शक्तिशाली राजवंश है जिसने इनको नीचे नहीं जाने दिया। तो ये था बच्चों आप लोगों का जो है देखेंगे गुप्तों के पतन के बाद का साम्राज्य, छोटे छोटे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं कैसे उन सबको जीत करके वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे चालुक्यों का शासन है और इसके नीचे के क्षेत्रों में आप देखेंगे पल्लवों का शासन है। पल्लव इनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा शासक नहीं है या शासन नहीं है जो अखिल भारतीय हो या राष्ट्रीय हो, क्योंकि अभी भी भारत में 2-3 राजवंश शासन कर रहे हैं, यानी कि गुप्तों के पतन के बाद कोई ऐसा राजवंश नहीं है जो अखिल भारतीय स्तर का शासन स्थापित कर पाए। तो आप देखेंगे जो प्राचीन इतिहास का हिंदू शासक जो काफ़ी पावरफुल था वो हर्षवर्धन है, यानी कि सबसे पावरफुल शासक ये हैं। इसके बाद इतना पावरफुल हिंदू शासक नहीं हुआ और आगे चल के आपका मेडवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा या मध्यकाल शुरू हो जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो सल्तनत काल और मुगल काल आ जाएगा। तो ये आखिरी सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक है जिन्होंने इतने बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था। उसके नीचे चालुक्यों का राजवंश है, चालुक्यों का भी 3 भाग है वो भी आगे बताएंगे। पल्लव है उसके नीचे तमिलनाडु के क्षेत्र में, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का जो आप लोगों का टॉपिक है समझ में आया होगा। बाय मैप इसको देखने के बाद फिर से एक बार देखिएगा और सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।